हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 14वां है। यहां पर हम लोग महासागरीय जल संचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर महासागर विद्यमान है और महासागरीय जल स्थिर ना होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे कि तापमान, खारापन और घनत्व और कुछ बाह्य बल हैं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और वायु, तो ये अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। देखिए, महासागरीय जल में क्षैतिज रूप से यानी इस तरह से और ऊर्ध्वाधर रूप से यानी इस तरह से दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं यानी महासागरीय जो करंट्स हैं और जो लहरें हैं ये क्षैतिज गति से संबंधित हैं। महासागरीय धाराएं जो हैं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। यानी महासागरीय धारा का मतलब होता है कि किसी निश्चित दिशा में जल का बड़ी मात्रा में बहाव होता है, जबकि जो तरंगें हैं ये जल की क्षैतिज गति हैं। धाराओं में क्या होता है, धाराओं में जल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि जो तरंगें हैं तरंगों में जल गति नहीं करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तरंगों में जल गति नहीं करता है क्योंकि तरंगें एकमात्र ऊर्जा हैं, तो तरंगों में कोई जल की गति नहीं होती है। लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जो है जारी रहता है। अब देखिए, यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर गति है तो उसमें ज्वार भाटा आ जाता है। तो ज्वार भाटा जो है वो ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। यानी जो इस तरह की जो गति होती है, जल का ऊपर उठना और जल का नीचे गिरना, तो ये ऊर्ध्वाधर गति बोली जाती है। तो ज्वार भाटा जो है ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्वार भाटा क्यों आता है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से जो महासागरीय जल है ये एक दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। अधे स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह, अधे स्थल का मतलब क्या है, जो सागर की तली है यहाँ से ठंडे जल का उत्प्रवाह ऊपर की ओर, सागर का जल है वो ऊपर की तरफ आता है और जो ऊपर का जो गर्म जल है वो नीचे की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ पर उत्प्रवाह और अप्रवाह जो है ये महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सागर के नीचे का जो ठंडा जल है, यानी जो महासागर है, महासागरों की जो तली में जो ठंडा जल है वो इस ज्वार भाटे के माध्यम से ऊपर की तरफ आता है, जो और ऊपर का जो गर्म जल होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर अपवेलिंग और सिंकिंग दोनों प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं तरंगों की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तरंगे जो हैं ये वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। तरंगों में जल के जो कण हैं ये छोटे वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, ये वृत्ताकार रूप में इस तरह से गति करते हैं। वायु जो है ये जल को ऊर्जा प्रदान करती है और इससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। यानी वायु जो है जल को ऊर्जा प्रदान करती है और इसी से तरंगें जनरेट होती हैं। वायु के कारण तरंगें जो है महासागरों में गति करती हैं और ऊर्जा जो है तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वायु है, वायु की वजह से महासागरों में तरंगें बनती हैं और तटों पर जाकर तरंगें ये जो है तरंग वाली जो ऊर्जा है ये निर्मुक्त हो जाती है। सतही जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को प्रभावित नहीं करती है। देखिए, चूंकि जो है तरंगें जो है क्षैतिज गति से संबंधित हैं, तरंगें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, तो तरंगें क्या सतह पर रहती हैं। तरंगें जो है महासागर की जो गहरी तली है वहां पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसी वजह से यहां लिखा हुआ है कि सतह जल की जो गति है महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को प्रभावित नहीं करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है इसकी गति कम हो जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि तरंगों की जो ऊर्जा होती है तट पर निर्मुक्त हो जाती है। तो जैसे ही ये तरंगें किसी तट पर पहुंचती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है। इसके पीछे का रीजन भी यहां दिया गया है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है और जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है तब तरंगें टूट जाती हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं तरंग को यहां पर दिखाया गया है, तरंगों की गति और जलीय अणु दिखाए गए हैं। तो यहां पर इसका एक शीर्ष भाग है, शीर्ष पतन है, ठीक है, और यहां पर एक इसका नीचे वाला भाग है, यानी शीर्ष भाग है और इसका एक नीचे वाला भाग है। जो बड़ी तरंगें होती हैं वो खुले महासागरों में पाई जाती हैं और तरंगें जैसे ही आगे बढ़ती जाती हैं ये बड़ी होती जाती हैं, क्योंकि ये वायु से ऊर्जा अवशोषित करती हैं, वैसे वैसे ये बड़ी होती जाती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। यानी तरंगों के उत्पन्न होने का रीजन बताया गया है कि वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से ये उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर का मतलब हवा शांत जल पर बहती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं। उर्मिका का मतलब आपने देखा होगा, जब आप जल में कोई कंकड़ वगैरह फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बबल टाइप ऐसे बनता है, इस तरह से बबल बड़ा होता जाता है, तो उसे उर्मिका बोलते हैं। तो जब दो नॉट या फिर उससे कम वाली जो समीर है जब शांत जल पर ये बहती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं या रिपल्स बनती हैं और वायु की गति बढ़ने के साथ इनका जो आकार है ये भी बढ़ता जाता है। युवा तरंगें
अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं और संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनती हैं। यानी जो युवा तरंगें होती हैं वो ढाल वाली होती हैं, उनमें ढाल प्रवणता होती है। इस तरह से यहाँ प्रवणता आप देख पा रहे हैं, और ये स्थानीय वायु की वजह से बनती हैं। कम और नियमित गति वाली जो तरंगें हैं इनकी उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। यानी कम और नियमित गति वाली जो तरंगें होती हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? दूरस्थ स्थानों पर। यानी कि जो महासागर है, महासागरों के अंदरूनी भागों में, महासागरों का मतलब जो तटों से हटकर जो बिल्कुल अंदरूनी भाग है वहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। तरंगें गति करती हैं क्योंकि वायु जो है जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नीचे से लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि तरंग को जो शीर्ष है इसको नीचे खींच रहा है। जब तरंग का शीर्ष नीचे आएगा तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? फिर से ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से इनमें गति होती जाती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके नीचे गति, तरंगों के नीचे जल की जो गति है ये वृत्ताकार रूप में आप देख पा रहे हैं। अब आगे यहाँ पर तरंगों की विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पे तरंग के शिखर और गर्त के बारे में बताया गया है। देखिए, तरंग का ये वाला पार्ट शिखर वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट गर्त वाला पार्ट है। एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को क्रम से शिखर और गर्त कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई, यानी एक तरंग के गर्त के अधेश तल से शिखर के ऊपरी भाग तक की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसे तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि तरंग का जो गर्त है, तरंग का गर्त का जो अधेश तल है, यहां से इसके शिखर तक की जो ऊंचाई होती है, ये जो ऊंचाई है इसको क्या कहा जाता है? तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। तरंग का आयाम क्या होता है? तरंग की ऊंचाई का आधा जो है ये तरंग का आयाम होता है। तरंग काल, तरंग काल का मतलब यह है कि एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का जो समय अंतराल है उसको तरंग काल कहा जाता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है तरंग दैर्ध्य, जिसके बारे में मैंने बताया था कि तरंग दैर्ध्य क्या है? ये दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो लगातार शिखरों, ये दो लगातार शिखरों के बीच की या फिर दो लगातार जो गर्त हैं इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग गति, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की जो दर है इसको तरंग गति कहते हैं और इसे नॉट में मापा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तरंगों की जो गति होती है इसको नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति, यानी यह एक सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है। यानी एक सेकंड के समयांतराल में किसी बिंदु से जितनी तरंगें गुजर रही हैं तो उसकी तरंग आवृत्ति है। अब है आपका ज्वार भाटा यानी टाइड्स। ज्वार भाटा के बारे में हम लोग क्लास 6-7 में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण की वजह से दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक रूप से उठना या गिरना यह ज्वार भाटा कहलाता है। यानी चंद्रमा सूर्य का जो आकर्षण बल है यह पृथ्वी पर प्रभाव डालता है और इस प्रभाव की वजह से जो पृथ्वी पर मौजूद महासागर हैं उनका जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो इस वजह से ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो आप लोग जानते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक तो अभिकेंद्रीय बल होता है और दूसरा अपकेंद्रीय बल होता है। देखिए, अभिकेंद्रीय बल का मतलब यह है कि ये कोई केंद्र है तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और जो बल किसी केंद्र से बाहर की तरफ लगता है उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब हम अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखाते हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों सूख जाते हैं? यानी जो उसका जो ड्रायर होता है, ड्रायर में हम लोग कपड़े डाल देते हैं और ड्रायर जो है तेजी से घूमता है, तो तेजी से घूमने की वजह से क्या होता है कि वहां पर अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल की वजह से जो जल के अणु होते हैं या कपड़ों में जो नमी होती है वो उससे छिटक के दूर हो जाती है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि गुरुत्वाकर्षण बल और ये अपकेंद्रीय बल ये दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले जो भाग हैं वहां पर अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल जो है अधिक होता है। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो पृथ्वी है और इधर चंद्रमा है, तो जो ये वाला पार्ट है यानी पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा क्या है? चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम करता है, जबकि इसके अपोजिट वाले भाग में, पृथ्वी के ये वाला जो अपोजिट वाला भाग है चंद्रमा के, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ना लग के यहां पर अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। यानी कहने का मतलब यह कि जो हिस्सा पृथ्वी का चंद्रमा के सामने वाला हिस्सा है, जैसा कि आप यहां पर देख पाए चंद्रमा के सामने वाला हिस्सा है, तो यहां पर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहां पर एक ज्वारीय उभार आ रहा है, जबकि इसके अपोजिट वाला जो हिस्सा है यहां पर लग रहा है अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल लगने की वजह से इसके अपोजिट साइड में ज्वारीय उभार आ रहा है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतर दूरी पर है और यहां पर अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। तो अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होने की वजह से अपोजिट साइड में अपकेंद्रीय बल की वजह से यहां पर ज्वार आता है। जहां महाद्वीपीय बंग तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं
वहाँ ज्वारी उभार अधिक ऊंचाई वाले आते हैं, यानी यहाँ पर जो महाद्वीपीय मंग तट हैं ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं, वहाँ पर जो ज्वारी उभार है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं। और जब ये ज्वारी उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद या खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। ज्वारनद मुख का मतलब आप जानते होंगे, जब कोई नदी डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में अपना जल गिराती है तो वो ज्वारनद मुख बनाती है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों या ज्वारनद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारी धारा कहते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जब ज्वार भाटा का जल द्वीपों के बीच से या फिर खाड़ियों या फिर ज्वारनद मुखों से गुजरता है तो इसे ज्वारी धारा कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है ये कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा है कहां पर आता है। ये कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित जो फंडी की खाड़ी है उसमें आता है। देखिए आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, कुछ कुछ ऐसी खाड़ियां हैं, नाम हैं, यहां पर आप पढ़ने के बाद तुरंत उन्हें गूगल मैप पर जाकर देख लिया कीजिए, या फिर आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड एटलस है उसमें जाकर तत्काल देख लिया कीजिए, जिससे कि आपका मैप की भी प्रैक्टिस हो जाए। यानी मैप की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर कोई भी जैसे खाड़ी या कोई स्थान आ रहा है तो एक बार आप गूगल मैप के जरिए या फिर ऑक्सफोर्ड एटलस के जरिए उसे देख लिया कीजिए, उसे चिन्हित कर लिया कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ज्वार भाटा के अलावा एक और क्रिया होती है जिसको महोर्मी कहा जाता है। जैसे ज्वार भाटा का संबंध जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से है, वहीं जो महोर्मी है, महोर्मी का संबंध जो है जलवायु संबंधी प्रभावों से है। तो जलवायु संबंधी प्रभावों की वजह से, जैसे वायु या वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन है, इसके कारण जो जल की गति होती है इसको महोर्मी कहा जाता है। यहाँ पर महोर्मी और ज्वार भाटा में अंतर बताया गया है कि जैसे ज्वार भाटा तो नियत है, महोर्मी जो है ज्वार भाटा की तरह नियमित नहीं होते हैं। आगे यहाँ पर ज्वार भाटा के प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ज्वार की जो आवृत्ति है, दिशा, गति में स्थानीय और सामयिक भिन्नता पाई जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इनकी बारंबारता एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर बात की गई है कि आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। तो आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा जो है 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला है अर्ध दैनिक ज्वार। देखिए इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं, यानी कि अर्ध दैनिक ज्वार के तहत 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। 2 लगातार उच्च और निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाता है दैनिक ज्वार। देखिए दैनिक ज्वार में प्रतिदिन केवल 1 उच्च और 1 निम्न ज्वार होता है, और उच्च और निम्न ज्वारों की ऊंचाई जो है इसमें भी समान होती है। अगला है मिश्रित ज्वार। देखिए ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उन्हें मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। और ये ज्वार भाटा जो है सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों पर, प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों समूहों पर ऐसे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार के ज्वार भाटा में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा आ जाते हैं। इनमें सबसे पहला ज्वार भाटा है बृहद ज्वार, यानी स्प्रिंग टाइड। देखिए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या फिर यह भी हो सकता है कि पृथ्वी बीच में हो और एक साइड में सूर्य हो, एक साइड में चंद्रमा हो, तो इस स्थिति को युति वियुति या फिर सिजगी कहते हैं। देखिए इनमें से जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही तरफ हों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही तरफ हों, तो इसे जो है युति या फिर कंजंक्शन कहते हैं। और जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो उसे व्युति या फिर अपोजिशन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेकंड सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी बीच में आ जाए और दाएं बाएं जो है सूर्य और चंद्रमा हो, तो इसे जो है व्युति या फिर अपोजिशन कहते हैं। युति की जो स्थिति है, युति की स्थिति का मतलब क्या है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक लाइन में हो तो इसे अमावस्या के दिन होती है, और व्युति की स्थिति जो है ये पूर्णिमा को होती है। इन दोनों स्थितियों में चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई टाइड आता है, यानी उच्च ज्वार आता है, बृहद ज्वार आता है। इस ज्वार की जो ऊंचाई है सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, और बृहद ज्वार जो है महीने में 2 बार आता है। महीने में 2 बार मतलब अमावस्या और पूर्णिमा को 2 बार ये बृहद ज्वार आता है। इसके बाद निम्न ज्वार आ जाता है, नीप टाइड आ जाता है। देखिए सामान्यतः बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतर होता है, और इस समय चंद्रमा और सूर्य जो है एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा जो है एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्व बल हैं ये एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चूंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्व बल हैं एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसी वजह से पृथ्वी पर निम्न ज्वार आता है। तो ऐसे समय में बहुत ही कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है, जिन्हें लघु या फिर निम्न ज्वार कहते हैं। और यह जो ज्वार है ये सामान्य ज्वार से 20% नीचे रहता है। अब आगे यहाँ पर ज्वार भाटा से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ बताया गया है
कि महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को उपभू कहा जाता है। तब असमान रूप से उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होता है और इस दौरान जो ज्वारीय क्रम है ये सामान्य से अधिक होता है। फिर 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, देखिए इस अवस्था को अपभू कहा जाता है। तब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सीमित होता है और ज्वार भाटा के क्रम जो है उनकी औसत ऊंचाई से इस समय कम रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होती है यानी उपसौर वाली अवस्था में होती है, और उपसौर जो है प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास होता है, तो 3 जनवरी के आसपास उच्च और निम्न ज्वारों के जो क्रम है ये भी असमान रूप से अधिक न्यून होते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। और अपसौर वाली जो कंडीशन है ये प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास होती है। तो इस समय ज्वार के जो क्रम है ये औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। तो यहां पर कुछ विशिष्ट तथ्य बताए गए हैं। इसके अलावा यहां बताया गया है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो समय है जब जल स्तर गिरता है तो उसे भाटा या फिर ईब कहा जाता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो समय है जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या फिर बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा का महत्व, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जो है ये ज्वार की उत्पत्ति का कारण है, और अगर पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की सही स्थिति का ज्ञान हो जाए तो ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ज्वार भाटा के कुछ लाभ यहां बताए गए हैं। जैसे बताया गया है कि यह नौसंचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। देखिए जब ज्वार भाटा से अब जल स्तर बढ़ जाता है तो नौसंचालन आसान हो जाता है और मछलियां वगैरह जो होती हैं वो सतह पर आ जाती हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करता है। डिसिल्टेशन का मतलब ये कि जो अवसाद या गाद वगैरह जो तटों पर जमा हो जाते हैं, तलछटों पर जमा हो जाते हैं, तो ये उनको हटा देता है और ज्वारनद मुख से जो प्रदूषित जल होता है उसको भी बाहर निकाल देता है। ज्वारों का इस्तेमाल जो है विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जा रहा है। इन कुछ देश हैं जैसे कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन, इनमें ज्वारी शक्ति की मदद से विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा रही है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दुर्गा दुबानी में लगाया जा रहा है। महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट्स, देखिए महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं और ये निश्चित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं। महासागरीय धाराएं जो हैं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। इनमें पहले बल हैं प्राथमिक बल, जो कि जल की गति को आरंभ करते हैं। सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस बल ये प्राथमिक बल हैं, और द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि इक्वेटर लाइन के पास महासागरीय जल का स्तर जो है वो मध्य अक्षांशों की अपेक्षा लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपकी इक्वेटर लाइन है या फिर विषुवत है, इस पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं और यहाँ का जो जल का तापमान है इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो जब जल यहाँ का गर्म हो जाता है तो गर्म होकर ये फैलने लगता है, और फैलने की वजह से जो इक्वेटर लाइन पर जल का स्तर है ये हल्का सा ऊंचा हो जाता है, यानी मध्य अक्षांशों की अपेक्षा ये लगभग 8 सेंटीमीटर या अधिक ऊंचा हो जाता है। जब इक्वेटर लाइन के पास में वायु प्रवाहित होती है तो वायु क्या करती है, ऊंचे उठे हुए जल को ढाल के अकॉर्डिंग गतिमान करती है। तो महासागर की सतह पर बहने वाली जो वायु है ये जल को ढाल से नीचे की तरफ गतिमान करती है, और इस क्रम में वायु और पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जो है ये जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जल जो है नीचे बैठता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इक्वेटर लाइन पर उठा हुआ जल है, अब वायु प्रवाहित हो रही है तो वायु क्या करती है, जल को आगे ढाल के अनुरूप क्या कर रही है, किसी गति प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर जल जो है आगे बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, जल को नीचे की तरफ खींचता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जल जो है नीचे की ओर बैठता है, इस तरह से बैठता है, इस तरह से आगे बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है, और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल क्या करता है, कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जल की जो गति की दिशा है ये दाहिनी तरफ होती है। देखिए कोरियोलिस बल के प्रभाव में जल की दिशा कैसी होती है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ इस तरफ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ होती है, और उनके चारों ओर भाव को वलय कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे कारक हैं, जैसे आपने देखा होगा कि महासागरों में आपने धाराएं देखी होंगी, लगातार धाराएं आती हैं महासागरों में, एक मूवमेंट इस तरह से होती रहती है। तो मूवमेंट होने के पीछे यही सब रीजन है, क्योंकि इक्वेटर लाइन के पास जल का जो स्तर है हल्का सा ऊंचा उठा हुआ है, वहां पर जो वायु प्रवाहित हो रही है वो उसे ढाल के नीचे गतिमान कर रही है। गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो नीचे की तरफ खींचने की वजह से इस तरह से एक वेव टाइप क्रिएट हो रही है। तो एक वेव टाइप जो क्रिएट हो रही है वही वेव जो है यहाँ पर महासागर में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न करती है। तो ये सब रीजन है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है।
अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है, यानी अधिक खारा जल जो है ज्यादा सघन होता है, इस वजह से ये नीचे की तरफ बैठता है और इसके ऊपर कम सघन या कम खारा जल इसके ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार जो ठंडा जल है ये गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है, यानी कि जो ठंडा जल है ये भी नीचे की तरफ बैठता है क्योंकि ये सघन होता है, और गर्म जो है हल्का होता है तो ये इसके ऊपर आ जाता है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाला जल नीचे बैठता है और धीरे धीरे विषुववृत्त की ओर गति करता है। यानी ये धाराएं जो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास का जो ठंडा जल है, क्योंकि ठंडा होने से जल सघन हो जाता है, भारी हो जाता है, तो ये नीचे की ओर बैठता है, तब ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म जल धाराएं विषुववृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान लेती हैं। देखिए एक चक्र चलता रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के पास जो जलधाराएं हैं वो गर्म प्रवृत्ति की होती हैं, तो यहां से क्या होता है, यहां से जल गर्म होता है, गर्म होने से ये जल कहां की तरफ जाता है, ध्रुवों की तरफ जाता है। ध्रुवों पर जाने के बाद जल ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होकर नीचे की तरफ बैठता है, तो नीचे की तरफ बैठ के ठंडी जलधाराएं यहां से बनती हैं जो कि इक्वेटर लाइन की तरफ आती हैं। तो एक चक्र चलता रहता है। किसी धारा की गति को उसके वाहक के रूप में, ड्रिफ्ट के रूप में जाना जाता है और वाहक को नॉट में मापा जाता है। धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं और यहां इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की जो गति है ये धीमी हो जाती है, यानी ये 0.5 नॉट से भी कम हो जाती है। अब देखिए महासागरीय धाराओं के प्रकार बताए गए हैं, तो यहां पर गहराई के आधार पर जलधाराएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले है ऊपरी या सतही जलधारा। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है, यानी महासागरीय जल का जो 10% करीब भाग जो है वो ऊपरी या सतही जलधारा के रूप में है, और ये जो धाराएं हैं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। इसके बाद आ जाती है गहरी जलधारा। तो महासागरीय जल का जो 90% भाग है ये गहरी जलधारा के रूप में है, और ये जलधाराएं जो है महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की जो भिन्नता है इसके कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र का मतलब क्या है, जो आपके ध्रुवों की ओर जो क्षेत्र हैं, उच्च अक्षांश वाले उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं वहां पर टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो जल ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर जल सघन होता है, जल का घनत्व जो है अधिक हो जाता है और जल जो है नीचे बैठने लगता है। वहां पर गहरी जलधाराएं बहती हैं क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। इसके अलावा तापमान के आधार पर जलधाराएं हैं, तो तापमान के आधार पर जलधाराओं में ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आ जाती हैं। तो ठंडी जलधाराएं जो हैं ये दोनों गोलार्धों में निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं जो है महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है, जो ठंडी जलधाराएं हैं ये निम्न और मध्य अक्षांश, ये निम्न का मतलब क्या है, जो इक्वेटर लाइन या उससे ऊपर जो 30 डिग्री अक्षांश के लगभग 30 से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर ठंडी जलधाराएं जो है किसी महाद्वीप के पश्चिम की तरफ बहती हैं, साइड में बहती हैं, है ना। और जैसे ही आप उच्च अक्षांशों में पहुंच जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांश है वहां पर अगर आप पहुंचेंगे तो वहां पर ठंडी जलधाराएं जो है महाद्वीपों के पूर्वी वाले हिस्से में बहती हैं। गर्म जलधाराओं की बात करें तो दोनों गोलार्धों के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। यानी जो आपकी गर्म जलधाराएं हैं, ये जो गर्म जलधाराएं दोनों गोलार्धों में जो आपके निम्न और मध्य अक्षांश है, यानी कि निम्न का मतलब इक्वेटर लाइन के आसपास के क्षेत्र और इससे ऊपर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। और जैसे ही आप उत्तरी गोलार्ध में पहुंचते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में गर्म जलधाराएं जो हैं ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के पश्चिमी तटों पर बहने लगती हैं। अब आगे यहाँ पर प्रमुख महासागरीय धाराओं के बारे में बताया गया है। देखिए महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती हैं, जबकि यहाँ की जो इक्वेटर लाइन के आसपास की जो गर्म जलधाराएं हैं ये ध्रुवों की तरफ प्रभावित होती हैं। अब देखिए नोट के रूप में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। देखिए हम लोगों ने जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक क्लास 7th भूगोल का जो अध्याय 5 है वहां पर इसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। इस वजह से मैंने वो चीजें यहाँ पर ऐड नहीं की हैं। अगर वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता तो कम से कम 10 से 12 स्लाइड यहाँ पे बढ़ जाती। तो क्लास 7th भूगोल का जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें सभी प्रकार की ठंडी और गर्म जो जलधाराएं हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो एक बार आप लोग वो नोट्स उठा के देख लें तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। देखिए महासागरीय धाराएं जो हैं ये मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। देखिए इक्वेटर लाइन को छोड़कर जो उष्ण और उपोष्णकटिबंध हैं वहां पर महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट हैं यानी ये वाले हिस्से हैं, इन हिस्सों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं और इन हिस्सों के औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। यहाँ पर कोहरा छा जाता है
और ये क्षेत्र जो है प्राय शुष्क होते हैं। देखिए ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण नहीं होगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो यहाँ पर बादल इत्यादि भी नहीं बनेंगे, तो ये क्षेत्र पूरी तरह से सूखे रह जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे, इन्हीं क्षेत्रों में अधिकांशतः मरुस्थल भी पाए जाते हैं। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं जो है महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं, और इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र होती है। यानी उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलधाराएं समानांतर रूप से बहती हैं। मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं। यानी जो आपके मध्य या फिर जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्सों में इन हिस्सों में गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु यहाँ पर अपेक्षाकृत मृदु होती है। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है। देखिए प्लैंकटन जो है ये मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। प्लैंकटन का मतलब प्लवक जो है, पादप प्लवक, वो मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। इसी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। तो संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।